अस्सलाम वालेकुम एंड नमस्ते टू एवरीवन। तो आज का हमारा पहला लेक्चर रहेगा बायोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से, और वैसे पीएमडीसी के सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग कोशिश यही कर रहे हैं कि आपको सारे सब्जेक्ट्स क्लियर करवाएं, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो या फिर बायोलॉजी हो। तो आज का हमारा जो पहला लेक्चर रहेगा वो पीएमडीसी के सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से जो चैप्टर अनाउंस हुआ है दैट इज बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, जो फर्स्ट ईयर क्लास का जो न्यू कोर्स है उसमें बिल्कुल वेरी फर्स्ट चैप्टर है, और उस चैप्टर का हम लोग बाकायदगी से आगाज करने वाले हैं। अगर हम लोग देखें तो हमारे चैप्टर में जो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हैं, तो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स सबसे पहले हम लोग किसे कहते हैं इसे डिस्कस करेंगे। तो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स का मतलब होता है कि ऐसे मॉलिक्यूल्स जो लाइफ केयरिंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर पाए जाए, मतलब जो भी हमारे पास लाइफ केयरिंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, उनके अंदर पाए जाने वाले मॉलिक्यूल्स को हम लोग क्या कहते हैं, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। द मॉलिक्यूल्स व्हिच आर इंपॉर्टेंट फॉर लाइफ केयरिंग ऑर्गेनिजम्स, जो लाइफ केयरिंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, उन मॉलिक्यूल्स को हम लोग कहते हैं बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स या फिर बायोमॉलिक्यूल्स, और उनको स्पेशल साइंस में स्टडी किया जाता है दैट इज कॉल्ड बायोकेमिस्ट्री। यानी जिस साइंस के अंदर हम लोग बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स को पढ़ते हैं उस साइंस का नाम है बायोकेमिस्ट्री। चले बायोकेमिस्ट्री में अगर हम लोग देखें तो सबसे पहले हमें कंपोजिशन ऑफ सेल को पढ़ना होता है कि भाई सेल जो होता है जिसे हम लोग अमूमन कहते हैं कि दैट इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, और अक्सर हम लोग सेल जैसे इस तरीके से बनाते हैं, बिल्कुल सेंटर पर न्यूक्लियस बनाते हैं, ऐसे ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाते हैं, ठीक है। तो ये जो हमारे पास सेल की स्ट्रक्चर होती है, इस सेल की स्ट्रक्चर के अंदर अगर हम लोग देखें तो सेल की कंपोजिशन क्या है इसे हम लोगों ने जानना है। तो देखिए सबसे पहली बात तो सेल की प्रॉपर कंपोजिशन अब तक किसी बायोलॉजिस्ट ने मालूम नहीं की है कि व्हाट इज द प्रॉपर कंपोजिशन ऑफ सेल, लेकिन जहां तक हमें मालूम है वो हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहली बात, सेल इज कंसिस्ट ऑफ प्रोटोप्लाज्म, यानी सेल में जो लिविंग मटेरियल होता है उसे हम लोग कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। अच्छा, सेल की कंपोजिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सेल कंटेन्स 70 to 90% ऑफ वाटर, यानी सेल में 70 to 90% क्या होता है, पानी पाया जाता है, ठीक है। अच्छा, जब कभी भी ये जो सेल के अंदर पानी पाया जाता है, फ्लूइड पाया जाता है, इस पानी को आप लोग एवापोरेट कर दे, एवापोरेट से मींस इस पानी को रिमूव कर दे सेल से, तो सेल में जितना भी मटेरियल बचेगा उसे हम लोग कहते हैं ड्राई वेट। सेल के अंदर जितना भी पानी है उसे रिमूव करने के बाद जो मटेरियल बचता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, ड्राई वेट कहते हैं। जब साइंसदानों ने इस ड्राई वेट को डिटेल से देखा तो कहा कि भाई दिस ड्राई वेट इज मेड ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स, यानी इस ड्राई वेट में ही बायोमॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं जो हमारे चैप्टर का नाम है। अच्छा, वो बायोमॉलिक्यूल्स कौन से होते हैं, वो प्रोटीन्स होते हैं, वो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, वो लिपिड्स होते हैं, वो न्यूक्लिक एसिड होते हैं, और पांचवा भी एक मॉलिक्यूल आपके टेक्स्ट बुक में एक्सप्लेन्ड है जिसे आप लोग कहते हैं कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल, जिसे आप लोग क्या कहते हैं, कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल, ठीक है। अच्छा, जब इन्हें आप लोग डिटेल से देखते हैं तो प्रोटीन जो है दैट इज मेड ऑफ अमाइनो एसिड्स, यानी प्रोटीन का बेसिक यूनिट या मोनोमर जो होता है वो होता है अमाइनो एसिड, इनका जो मोनोमर होता है वो होता है मोनोसेक्राइड, और इसी तरीके से इनका जो मोनोमर होता है वो होता है फैटी एसिड, और इनका जो मोनोमर होता है दैट इज न्यूक्लियोटाइड, यानी इन सब के बेसिक यूनिट्स होते हैं। अगर इनको भी डिटेल से देखेंगे तो ये सारे किसी एलिमेंट्स के बने हुए हैं, और वो एलिमेंट्स जो हैं मेजरली कितने होते हैं, 6 एलिमेंट्स आर देयर व्हिच मेक दीज मॉलिक्यूल्स। प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड या कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स बनाने के लिए जो 6 एलिमेंट्स इस्तेमाल होते हैं वो कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस और सल्फर।
अच्छा, बाज़ औक़ात जो किताबों में आप लोग देखेंगे कि सल्फर की जगह पर कैल्शियम लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये भी सही है कि भाई जो 6 मेजर एलिमेंट्स में है उनमें कहीं पर सल्फर लिखा हुआ है और कहीं पर कैल्शियम लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये दोनों ही हमारे पास इवन इन अगर सारे एलिमेंट्स को मिलाकर गए तो 7 मेजर एलिमेंट्स बन जाएंगे, ठीक है। चले, इसी के साथ अगर हम लोग देखें तो हमारे पास जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं इनकी डिटेल क्या है, क्योंकि ये भी एक किस्म का ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। कार्बोहाइड्रेट भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड या कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स, ये सारे के सारे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं। तो इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की डिटेल क्या है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, इनको अगर हम लोग प्रॉपर्ली देखें तो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं सबसे पहले हमें ये समझना है। चले, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में सबसे पहली जो थ्योरी है दैट इज वीएफटी। वीएफटी का मतलब होता है वाइटल फोर्स थ्योरी। वर्ड वाइटल यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है लाइफ को। वर्ड वाइटल यहाँ पर रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, लाइफ को। और इट मींस के सबसे पहली जो थ्योरी थी वीएफटी, इसके मुताबिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वही कंपाउंड्स माने जाते थे जो लाइट से मिलते थे, जो जानदारों से मिलते थे, उन कंपाउंड्स को ही ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स माना जाता था। जैसे प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड, ये जानदारों में पाए जाते हैं, इनको ही ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का दर्जा दिया गया था। उसके बाद साइंसदान हैरान तब हुए जब उन्हें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स अर्थ में से मिलना स्टार्ट हुए। जैसे पाकिस्तान के बलोचिस्तान का एक इलाका है जहां पर सुई में पाई जाने वाली सुई गैस जिसे हम लोग कहते हैं, जिसे केमिस्ट्री की जुबान में मीथेन गैस कहते हैं, ये भी जमीन से पाई जाती है और मीथेन गैस भी एक किस्म का ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो अब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जमीन से मिले तो वाइटल फोर्स थ्योरी का वजूद यहाँ पर खत्म होने लगा कि भाई वाइटल फोर्स थ्योरी ने जो बात कही थी ये एकदम गलत साबित हो रही है कि भाई जमीन से भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हासिल किए जा सकते हैं। अच्छा, साइंस हैरान तो तब हुई जब होलर नाम के साइंसदान ने अमोनियम साइनेट को वाटर के साथ ट्रीट किया तो ऑर्गेनिक कंपाउंड बन गया यूरिया। यानी अब जो है साइंस यहाँ पर और ज्यादा हैरान हो रही है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड वो कंपाउंड होगा जो आर्टिफिशियली भी बनाया जा सकता है, जमीन से भी मिल सकता है, इवन जानदारों से भी मिल सकता है। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है इसको एक्सप्लेन करने का साइंस ने नया तरीका निकाला कि भाई ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को हम लोग ऐसे एक्सप्लेन करेंगे कि भाई वो मॉलिक्यूल्स जिनका बेसिक स्केलेटन एलिमेंट कौन सा हो, कार्बन हो। जिनका बेसिक स्केलेटन एलिमेंट कार्बन होगा, ऐसे 90 से 95% कंपाउंड्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। लाजमी नहीं है कि जिसमें कार्बन पाया जाए वो ऑर्गेनिक ही होगा, ऐसे नहीं है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड इज इनऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है, उसमें कार्बन पाया जाता है लेकिन वो क्या होगा, इनऑर्गेनिक होगा, ठीक है। NH3 इज ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें कार्बन होता ही नहीं है। इसीलिए मैंने यहाँ पर जो है एक जुमला इस्तेमाल किया, 90 से 95% ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जिनमें कार्बन मौजूद होता है। चले, इसी के साथ केमिस्ट्री ऑफ कार्बन पढ़ना जरूरी है। अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पढ़ेंगे तो यहाँ पर कार्बन पढ़ा तो कार्बन जो है हमें पता है पीरियोडिक टेबल में, जो केमिस्ट्री पढ़ते हैं उन्हें पता होगा कि जो पीरियोडिक टेबल होती है, इस पीरियोडिक टेबल में यहाँ पर जो है वो फर्स्ट ए ग्रुप और सेकंड ए ग्रुप, फिर यहाँ पर बी ग्रुप के एलिमेंट्स, फिर यहाँ पर दूसरे ग्रुप से स्टार्ट होते हैं। इसमें चौथा जो ग्रुप होता है दैट इज कॉल्ड कार्बन फैमिली, यानी कार्बन का एटॉमिक नंबर जो होता है वो 6 होता है, ठीक है। अब कार्बन के पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे शेल में 4 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर मैंने लिखा है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 4 होते हैं। चले, इसी के साथ कार्बन को कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होती है, 4 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होती है। दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड टेट्रावैलेंट एलिमेंट। इसे हम लोग क्या कहते हैं, टेट्रावैलेंट एलिमेंट कहते हैं। ये हमारे पास जितना भी बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स का बेसिक कॉन्सेप्ट था वो हम लोगों ने समझा।
अब बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स में जो मैंने आपको बताया कि सेल की कंपोजिशन में 70 to 90% वाटर होता है, तो इस वाटर की इंपॉर्टेंस क्या है वो हम लोग यहाँ पर समझेंगे। तो सबसे पहली बात, वाटर को अगर जनरली हम लोग पढ़े तो वाटर जो होता है इसकी शेप कभी भी आप लोग केमिस्ट्री वाले ऐसे नहीं बनाते कि दिस इज द शेप ऑफ वाटर। नहीं, जो भी केमिस्ट्री वाला पानी की ये शेप बनाता है मतलब उसे केमिस्ट्री नहीं आती। इट मीन्स के पानी की शेप जो है हम लोग एंगुलर बनाते हैं कुछ इस तरीके से, एंड दिस वन शेप इज कॉल्ड बेल्ट शेप। ये शेप कैसी कहलाती है? बेल्ट शेप कहलाती है, यानी पानी की जो शेप होती है वो बेल्ट शेप होती है। अच्छा, इसी तरीके से पानी की नेचर एम्फोटेरिक होती है। आप लोगों ने वर्ड सुना होगा एम्फीबियंस। एम्फीबियंस मतलब ऐसे जानदार जो पानी में भी रह सकते हो और जमीन पर भी रह सकते हो। तो यहाँ पर जो एम्फोटेरिक मॉलिक्यूल्स है, ये मॉलिक्यूल्स ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो दो नेचर रखते हो, एसिडिक नेचर और बेसिक नेचर दोनों। अगर हम लोग पानी को डिकम्पोज करके देखें तो पानी को डिकम्पोज करने से हमें क्या मिलेगा? पानी को डिकम्पोज करने से एक हमें मिलेगा हाइड्रोनियम आयन H3O पॉजिटिव आयन, वेयर इज एन अदर आयन विच विल बी द नेगेटिव आयन OH माइनस। अब यहाँ पर जो है पानी को जैसे ब्रेक किया तो हाइड्रोनियम आयन रिप्रेजेंट्स इट्स एसिडिक नेचर, वेयर इज OH आयन रिप्रेजेंट्स इट्स बेसिक नेचर। यानी कि पानी के अंदर अगर आप लोग देखेंगे तो पानी का एक ही मॉलिक्यूल अपने आप में एसिड भी है तो बेस भी है, हेंस वाटर इज टर्म्ड एज एम्फोटेरिक। पानी जो है ये एम्फोटेरिक मॉलिक्यूल कहलाता है। पानी जो है ना वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए बफर मॉलिक्यूल भी है। अब यहाँ पर वर्ड लिखा है बफर मॉलिक्यूल, इट मींस अ मॉलिक्यूल व्हिच मेंटेन्स द पीएच। एक ऐसा मॉलिक्यूल जो पीएच को मेंटेन करने में यूजफुल हो उसे हम लोग बफर मॉलिक्यूल कहते हैं। तो पानी हमारे पास एक बफर मॉलिक्यूल भी है जो कि पीएच को मेंटेन करता है। इसी तरीके से पानी के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड्स पाई जाती हैं। अब यहाँ से और यहाँ से जो है ना आपको बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस मिलना स्टार्ट होगी। पानी जो है अगर आप लोग इसे प्रॉपरली बनाएं तो इस तरीके से होता है पानी की स्ट्रक्चर ये। अब यहाँ पर जो है मैं पानी की स्ट्रक्चर प्रॉपरली बना रहा हूँ। अगर यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो पानी जो होता है दैट इज अ डायपोल मॉलिक्यूल। यहाँ पर लिखा भी हुआ वर्ड डायपोलर मॉलिक्यूल, ठीक है। कैसे? हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज होती है जबकि ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियली नेगेटिव चार्ज। यहाँ पर हम लोग बनाते हैं कि भाई हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियली पॉजिटिव और इसी तरीके से ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियली नेगेटिव, हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियली पॉजिटिव और इसी तरीके से ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियली नेगेटिव। अब ये जो पानी का एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ जो बॉन्ड बनाएगा दैट इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्ड। कैसे बनाएगा उसे भी देखते हैं। इस मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन वाला पोर्शन पॉजिटिवली चार्ज है जबकि इस मॉलिक्यूल का ऑक्सीजन वाला पोर्शन नेगेटिवली चार्ज है। अब ये जो पार्शियल चार्जेस हैं ये एक दूसरे के साथ बॉन्ड्स बनाएगी और इन बॉन्ड्स को हम लोग कहेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड्स। इन बॉन्ड्स को हम लोग क्या कहेंगे? हाइड्रोजन बॉन्ड्स। हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो है वो डॉटेड लाइंस से रिप्रेजेंट होती हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो है वो डॉटेड लाइंस से रिप्रेजेंट की जाती है, ठीक है। चले इसी के साथ अगर हम लोग देखें तो पानी के मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्ड्स कितनी होती हैं? पानी के मॉलिक्यूल्स में हाइड्रोजन बॉन्ड होती हैं टोटल 4। पानी के एक मॉलिक्यूल के सराउंडिंग में हाइड्रोजन बॉन्ड्स टोटल कितनी होती हैं? 4 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होती है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, प्रीवियस क्वेश्चंस खोलकर देखेंगे तो काफी सारे क्वेश्चंस भी हैं। एक मैं क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिखा दूं कि हाइड्रोजन बॉन्ड को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। दैट इज द क्वेश्चन इन द केमिस्ट्री पोर्शन, यू कैन लुक इट, जहां पर आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर क्वेश्चन भी गिवन है कि भाई क्वेश्चन हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर रिप्रेजेंटेड बाय डेटिव बॉन्ड्स, फुल बॉन्ड्स, पार्शियल चार्जेस या डॉटेड बॉन्ड्स। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? डॉटेड बॉन्ड्स। ये प्रीवियस क्वेश्चन 2019 में आ भी चुका है, एंट्री टेस्ट में आप लोग देख सकते हैं, ठीक है बेटा। इसी के साथ जो है हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्ड के बाद डायपोलर नेचर भी आपको समझ में आ गई। अब जो है अगर हम लोग देखें हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन,
एक छोटा सा आपको मिसाल दूं, अभी 2-3 दिन पहले जो है सख्त गर्मियां चल रही थी, ठीक है। इन गर्मियों के अंदर अगर आप लोग सपोज करें कि आपकी बॉडी में पानी के बजाय पेट्रोल भरा हुआ होता तो क्या होता? पेट्रोल सारा का सारा उड़ जाता, ठीक है। इतनी गर्मी पेट्रोल बर्दाश्त नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि पेट्रोल की हीट ऑफ वेपराइजेशन बहुत कम है। उसे थोड़ी सी हीट मिलने से भी क्या होगा, वो एवापोरेट हो जाएगा, वो जिस्म से बाहर निकल जाएगा, ठीक है। पानी का अगर 1 kg भी आपकी बॉडी में पड़ा हुआ है तो फिजिक्स कहती है कि उसे एवापोरेट होने के लिए 4200 जूल्स रिक्वायर्ड होते हैं। यानी पानी की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितनी होती है? 4200 किलो जूल्स पर मोल। 1 मोल जो है उसे एवापोरेट होने के लिए तकरीबन 4200 किलो जूल एनर्जी चाहिए। इतनी एनर्जी एब्जॉर्ब करेगी हमारी बॉडी, तब तक हम किसी छांव वाले इलाके में चले जाएंगे, तब तक हम किसी ठंडे इलाके में चले जाएंगे। यानी कि पानी हमारी लाइफ के लिए इतना इंपॉर्टेंट है कि उसकी हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन भी हमारे लिए बहुत ज्यादा अहम किरदार अदा करती है हमारी जिंदगी में, ठीक है। अच्छा, पानी के अंदर कोएसिव फोर्स और एडहेसिव फोर्सेस होती हैं, वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा कि हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन पानी के लिए बनाती है हाइड्रोजन बॉन्ड्स, जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स इसकी ज्यादा होने की वजह से, ठीक है। और इसकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट भी पानी का 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। किसी आम अल्कोहल से और पानी को अगर आप लोग कंपेयर करेंगे तो हमारे पास जो पानी होता है इसकी हाइड्रोजन बॉन्ड्स ज्यादा होती है, इसीलिए हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन होती है। अच्छा, इसी के साथ कोएसिव फोर्स और एडहेसिव फोर्स, पानी के अगर सिमिलर मॉलिक्यूल्स में आप लोग देखें, पानी के जो सिमिलर मॉलिक्यूल्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस होती हैं उन्हें हम लोग कहते हैं कोएसिव फोर्सेस। ऐसी फोर्सेस जो पानी के सिमिलर मॉलिक्यूल्स के दरमियान पाई जाती हैं उन्हें हम लोग कहते हैं कोहेसिव फोर्सेस। यानी ऐसे फोर्सेस जो पानी के सिमिलर मॉलिक्यूल्स के दरमियान हो। और इसी तरीके से पानी के डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, यानी पानी का मॉलिक्यूल है और कोई दूसरा मॉलिक्यूल है, इसके साथ फोर्स है तो उसे हम लोग कहेंगे एडहेसिव फोर्स। अब इसका काम लाइफ में क्या है, पानी में ये इंपॉर्टेंस कैसे देती है लाइफ में, इसे अगर हम लोग देखें तो देखें हमारे पास जो एक प्लांट है, इस प्लांट में हमें पता है कि वाटर इज एब्सॉर्ब्ड बाय द रूट्स ऑफ दैट प्लांट। अगर इस वाटर को ट्रांसपोर्ट होना है टुवर्ड्स लीफ, तो यहाँ पर ट्रांसपोर्ट होने के लिए क्या होना है, सबसे पहले यहाँ पर एक ट्यूब होती है जो अक्सर आप लोगों ने पढ़ी होगी, दैट इज कॉल्ड जाइलम। अब ये जाइलम क्या करती है, जाइलम जो है इस पानी को रूट्स से लीफ की तरफ ट्रांसपोर्ट करती है। अब होता क्या है कि पानी का एक मॉलिक्यूल जो है यहाँ पर अगर ट्रांसपायर होकर बाहर निकलता है, इसे कहते हैं ना ट्रांसपायरेशन। एक वर्ड आप लोगों ने सुना होगा, ट्रांसपायरेशन। इट मींस अ रिमूवल ऑफ वाटर इन द गैसियस फॉर्म, रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम लीव्स, स्टोमेटा ऑफ द लीव्स इन द गैसियस फॉर्म इज कॉल्ड ट्रांसपायरेशन। अब ये जो ट्रांसपायरेशन होती है, इस ट्रांसपायरेशन के दौरान क्या होता है कि पानी लॉस होता है फ्रॉम द बॉडी ऑफ प्लांट्स। अब ये एक मॉलिक्यूल लॉस होगा तो ये कुछ ऐसे होता है, अगर मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाऊं तो मिसाल के तौर पर ये हमारे पास मॉलिक्यूल्स हैं, इन्हें अगर हम लोग देखें तो ये एक हमारे पास जो है ना मॉलिक्यूल्स का क्लस्टर है। अब होता क्या है कि जैसे ही ये वाला मॉलिक्यूल निकलेगा ये वाला मॉलिक्यूल ऊपर आ जाएगा, अब ये वाला मॉलिक्यूल जैसे निकलेगा ये वाला मॉलिक्यूल ऊपर आ जाएगा। तो ये मॉलिक्यूल्स जो होते हैं ये एक दूसरे को खींचते हैं एक फोर्स के साथ, और वो जो फोर्स होती है दैट इज कोहेसिव फोर्स, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से अगर पानी के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ खींच रहे हैं कोहेसिव फोर्स से, लेकिन अगर ऐसा हो कि पानी का मॉलिक्यूल नीचे गिर जाए तो फिर क्या होगा, फिर जो है इसी तरीके से यहाँ पर एक और फोर्स होगी जो पानी के मॉलिक्यूल्स को रोक के रखेगी, जो जाइलम के साथ पानी के मॉलिक्यूल्स को अटैच करेगी,
वो होगी एडहेसिव फोर्स। यहाँ पर मैंने लिखा ना डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, यानी ये एक पानी का मॉलिक्यूल यहाँ से जा रहा है, तो ये जो पानी का मॉलिक्यूल है इसे पकड़ने के लिए जाइलम के साथ जो फोर्स बनेगी, दैट फोर्स इज कंसीडर्ड एज एडहेसिव फोर्स। ठीक है, ओके बेटा। तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं सिंथेसिस ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल्स। बड़े मॉलिक्यूल्स कैसे बनते हैं, बड़े मतलब कंटेनर जैसे नहीं, बड़े मॉलिक्यूल्स मतलब ये वाले प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड, ये वाले मॉलिक्यूल्स कैसे बनते हैं जब अमाइनो एसिड मिलते हैं या फिर मोनोसेक्राइड्स मिलते हैं, फैटी एसिड मिलते हैं या फिर न्यूक्लिक एसिड वगैरह जैसे। तो सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ना है मोनोमर्स। भाई मोनोमर्स क्या होता है, मरना है, मरना नहीं है भाई, मोनोमर्स है। मोनोमर्स मतलब ऐसे मॉलिक्यूल्स जिन्हें हम ज्यादा सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। मतलब अगर हम लोग कहें कि भाई ये मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल को हम लोग सिंप्लीफाई करते 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 एक ऐसी स्टेज पर पहुंच गए कि अब इसे ज्यादा सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तो सच मॉलिक्यूल इज कॉल्ड मोनोमर। मोनोमर का मतलब क्या, द मॉलिक्यूल व्हिच कैन नॉट बी सिंप्लीफाइड फर्दर, द मॉलिक्यूल व्हिच कैन नॉट बी सिंप्लीफाइड फर्दर, या व्हिच कांट बी सिंप्लीफाइड फर्दर। ठीक है, कांट बी सिंप्लीफाइड फर्दर, जिसे हम लोग ज्यादा सिंप्लीफाई ना कर सके, ऐसे मॉलिक्यूल का नाम क्या होगा, मोनोमर। और जब काफी सारे मोनोमर्स आपस में कंबाइन होंगे तो क्या बनाएंगे, पॉलीमर। ठीक है, इट मींस ऐसे मॉलिक्यूल्स पॉलीमर कहलाते हैं जब बहुत सारे क्या बनते हैं, मोनोमर्स आपस में मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, पॉलीमर्स बनाते हैं। चले इसी के साथ हमारे पास एक दूसरा प्रोसेस होता है जिसे हम लोग कहते हैं कंडेंसेशन, और दूसरा कहलाता है हाइड्रोलाइसिस। क्या होता है, जब कभी भी दो मोनोमर्स आपस में मिले, याद रखना दो मोनोमर्स आपस में मिलेंगे तब यहां से मिलाने के लिए जगह तो चाहिए ना। मिसाल के तौर पर कि ये दो मॉलिक्यूल्स हैं, इन्हें आपस में कंबाइन होना है, तो कंबाइन होने के लिए कुछ स्पेस खाली करना पड़ेगा। चले खाली करने के लिए क्या होगा, कोई एक मोनोमर हाइड्रोजन निकालेगा तो कोई दूसरा मोनोमर OH निकालेगा, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव। ये किसकी सूरत में निकलेंगे भाई, ये निकलेंगे वाटर की सूरत में। तो जब कभी भी दो मोनोमर्स आपस में मिलते हैं तो पॉलीमर बनाते हैं, और पॉलीमर बनाने के लिए वाटर रिमूव होता है। तो एक ऐसा प्रोसेस जिसमें वाटर रिमूव हो उसे कहते हैं कंडेंसेशन, और कंडेंसेशन के नतीजे में होती है पॉलीमराइजेशन। क्या होती है, पॉलीमराइजेशन, यानी पॉलीमर्स बनते हैं। पॉलीमर्स बनने के दौरान वाटर हमेशा रिमूव होता है। अच्छा, अगर पानी रिमूव हो रहा है तो वाटर रिमूव हो रहा है, ठीक है बेटा। अच्छा, इसी तरीके से अगर पानी ऐड होगा तो फिर क्या होगा, हाइड्रोलाइसिस। पानी जो है ऐड होगा तो ये एक पॉलीमर होगा जिसके साथ पानी ऐड करेंगे तो ये टूट जाएगा और ये क्या बनाएगा, मोनोमर। ये क्या बनाएगा, मोनोमर। यानी कंडेंसेशन के दौरान पॉलीमर्स बनते हैं और हाइड्रोलाइसिस के दौरान मोनोमर बनते हैं। ये थी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हम लोगों ने सिंथेसिस ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल्स के साथ क्लियर की। नाउ वी आर गोइंग टू अनदर पोर्शन ऑफ द बायोलॉजी, जिसमें हम लोग सबसे पहला मॉलिक्यूल स्टार्ट करने वाले हैं, एंड दैट वेरी फर्स्ट मॉलिक्यूल इज कार्बोहाइड्रेट। चले नेक्स्ट है हमारे पास कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है इसे हम लोग देखते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट मतलब कि यहाँ से नाम से ही पता चल रहा है, जो हाइड्रेटेड कार्बन्स होते हैं, हाइड्रेटेड कार्बन्स को हम लोग क्या कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स। अब यहाँ पर हाइड्रेटेड से मुराद क्या है, इट मींस वाटर, और यहाँ पर कार्बन यानी एक ऐसा कंपाउंड जिसमें कार्बन के साथ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ऐसे जुड़े हुए हो जैसे पानी के साथ होते हैं 2:1 में। यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अगर 2:1 के साथ कंबाइंड होंगे
तो कार्बन के साथ कंबाइन होंगे तो ऐसे मॉलिक्यूल का नाम क्या होगा? कार्बोहाइड्रेट होगा। इट मींस दैट यहां से हमें पता चल रहा है कि कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का बना हुआ है। तो इट मींस दैट इज द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तीनों मौजूद होते हैं इसके अंदर। चले, अगर हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स की फर्दर ऑन क्लासिफिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कार्बोहाइड्रेट्स की क्लासिफिकेशन है 3 ग्रुप्स में। सबसे पहली जो हमारे पास क्लासिफिकेशन है दैट इज कॉल्ड मोनोसेक्राइड। अब सबसे पहली बात तो मोनोसेक्राइड्स क्या होते हैं इन्हें देखते हैं। मोनोसेक्राइड्स का मतलब होता है ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स जिन्हें हम लोग ज्यादा सिंप्लीफाई ना कर सके, which can never be simplified further, जिन्हें ज्यादा सिंप्लीफाई ना कर सके ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स को हम लोग कहते हैं मोनोसेक्राइड्स। मोनोसेक्राइड्स के अंदर फंक्शनल ग्रुप के बेस पर हम लोग इसको 2 कैटेगरीज में क्लासिफाई करते हैं। एक जो कि हमारे पास होती है क्या? एल्डोजिस। एल्डोजिस मतलब ऐसे मोनोसेक्राइड्स जिनके अंदर फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड हो। और हमें पता है केमिस्ट्री में हम लोगों ने अच्छे तरीके से पढ़ा है एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप होता है C डबल बॉन्ड OH और इस तरफ रेडिकल। चले, इसी के साथ अगर दूसरे जिसके अंदर फंक्शनल ग्रुप कीटोन होगा, दीज आर कॉल्ड कीटोसिस। इट मींस के मोनोसेक्राइड्स व्हिच कंटेन एल्डिहाइड एज फंक्शनल ग्रुप are called aldoses, whereas monosaccharides which contain ketone as functional group are called ketoses. Okay बेटा, इसी तरीके से मोनोसेक्राइड्स आर फर्दर ऑन क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन्स। कार्बन्स के नंबर के बिहाफ पर हम लोगों ने उसे क्लासिफाई किया है। जैसे सबसे पहले हमारे पास है 3 कार्बन कंटेन करने वाला ट्रायोज, यानी जिसमें 3 कार्बन होंगे उसे हम लोग कहेंगे ट्रायोज। और इसी तरीके से जिसमें 4 कार्बन होंगे उसे हम लोग कहेंगे टेट्रोज, जिसमें 5 कार्बन होंगे पेंटोज, जिसमें 6 कार्बन होंगे हेक्सोज, जिसमें 7 कार्बन होंगे हेप्टोज। जहां पर मोनोसेक्राइड्स आपके बुक में लिखा हुआ है, बुक सामने रखिएगा, रीडिंग साथ ही साथ करते जाइएगा। जहां पर आपके साथ जो है ना वो लिखा हुआ है कि भाई ट्रायोज, टेट्रोज, पेंटोज, हेक्सोज, हेप्टोज, उसी के नीचे लिखा हुआ होगा ट्रायोज जो है ना वो रेस्पायरेशन के दौरान प्रोड्यूस होता है। जो इंडिविजुअल्स रेस्पायरेशन करते हैं उसके दौरान ट्रायोज प्रोड्यूस करते हैं। टेट्रोज वेरी रेयर नेचर में पाया जाता है, बहुत ही कम मिकदार में पाया जाता है। जबकि डीएनए और आरएनए जो हम लोगों ने पढ़ा है ना, डीएनए और आरएनए, इसके अंदर हम लोगों ने पेंटोज शुगर पढ़ी है। ठीक है, अब फ्यूचर में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि हमारे पास डीएनए और आरएनए किस तरीके से होते हैं। इसी तरीके से हेक्सोज जो होता है दैट इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ द फोटोसिंथेसिस। जैसे ग्लूकोज आप लोगों ने सुना है, जैसे फ्रक्टोज सुना है, तो ये हमारे पास जो होते हैं कुछ इस तरीके से इनकी नेचर होती है। जो मोनोसेक्राइड्स की डिटेल है आप लोग देख सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन एंड क्यूरी है तो आप लोग कमेंट के साथ हमारे से पूछ सकते हैं, हम आपको बिल्कुल रिप्लाई करेंगे। और इंशाल्लाह बहुत ही जल्द हम अपना व्हाट्सएप नंबर भी आप लोगों से शेयर करने वाले हैं, जिसके थ्रू आप लोग हमारे साथ व्हाट्सएप पर भी जुड़ सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ओलिगोसेक्राइड। ओलिगोसेक्राइड को अगर हम लोग देखें तो ओलिगोसेक्राइड्स क्या होते हैं? ओलिगोसेक्राइड्स मतलब कि ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स जिसमें मोनोसेक्राइड्स बहुत सारे हो, जैसे ऐसे एक मोनोसेक्राइड, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये 5वां, जाते जाते 10 तक, यानी 2 से लेकर 10 तक मोनोसेक्राइड जुड़े हुए हो। एक ऐसा कार्बोहाइड्रेट जिसमें 2 से लेकर 10 तक मोनोसेक्राइड जुड़े हुए हो, तो ऐसे कार्बोहाइड्रेट का नाम क्या होगा? ऐसे का नाम होगा गब्बर। गब्बर नहीं, ओलिगोसेक्राइड। क्या होगा? ओलिगोसेक्राइड। ठीक है, चले इसी के साथ अब जो हमारे पास ओलिगोसेक्राइड जिसमें 2 मोनोसेक्राइड्स पाए जाएं उसे हम लोग क्या कहेंगे? डाइसेक्राइड। जिसमें 3 पाए जाएंगे उसे हम लोग क्या कहेंगे? ट्राइसेक्राइड। और इसी तरीके से जिसमें 10 पाए जाएंगे ना उसे डेक्स्ट्रीन कहेंगे। जिसमें 10 मोनोसेक्राइड पाए जाएंगे उसे क्या कहा जाएगा? उसे कहा जाएगा भाई डेक्स्ट्रीन। क्या कहा जाएगा? डेक्स्ट्रीन कहा जाएगा। इसी तरीके से नेक्स्ट है हमारे पास पॉलीसेक्राइड।
पॉलीसेकेराइड क्या होता है, इसे अगर हम लोग डिटेल के साथ देखें तो पॉलीसेकेराइड मतलब कि एक ऐसा कार्बोहाइड्रेट जिसमें बहुत सारे मोनोसेकेराइड्स आपस में बॉन्ड बनाए। जब बहुत सारे मोनोसेकेराइड आपस में मिलते हैं तो पॉलीसेकेराइड बनता है, ऐसे याद करना है, ठीक है बेटा। इट मींस जब बहुत सारे मोनोसेकेराइड्स आपस में ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, यहाँ पर मैंने एक वर्ड लिखा है ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, यानी बहुत सारे मोनोसेकेराइड्स जब आपस में ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बनाएंगे, यानी जब आपस में मिलेंगे तब वो पॉलीसेकेराइड बनाएंगे। अगर आप लोग टेक्स्ट बुक के बिल्कुल स्टार्टिंग वाले पॉइंट्स पढ़ेंगे तो वहां पर एक चार्ट लिखा हुआ है, उसमें आप लोग देखेंगे कि प्रोटीन्स में जो अमाइनो एसिड के दरमियान बॉन्ड होता है दैट इज पेप्टाइड बॉन्ड। इसी तरीके से अगर आप लोग देखेंगे कि जो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं इनमें जो बॉन्ड होता है दैट इज ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, और इसी तरीके से आप लोग अगर लिपिड्स में देखेंगे तो वहां पर लिखा होगा ईस्टर बॉन्ड। इसी तरीके से अगर आप लोग किसमें देखते हैं डीएनए या फिर आरएनए में तो वहां पर फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड और इसी तरीके से हाइड्रोजन बॉन्ड, काफी सारी बॉन्ड्स का कॉम्बो होता है, ठीक है। इसी तरीके से जो हमारे पास पॉलीसेकेराइड्स यानी कि दे आर कार्बोहाइड्रेट्स, हेंस इनके पास जो मोनोसेकेराइड्स होते हैं दे आर बॉन्डेड बाय ग्लाइकोसाइडिक लिंकेजेस। तो यहाँ पर ग्लाइकोसाइडिक लिंकेजेस होते हैं। इसी के साथ अगर हम लोग देखें तो हमारे पास अगर स्टार्च देखें या सेलुलोज देखें या ग्लाइकोजन देखें या काइटिन देखें, ठीक है, ये हमारे पास जो है 4 डिफरेंट टाइप्स के क्या होते हैं पॉलीसेकेराइड्स होते हैं जो आपके टेक्स्ट बुक में एक्सप्लेन है। सबसे पहले है हमारे पास स्टार्च। स्टार्च सबसे पहली बात प्लांट्स में पाया जाता है, ठीक है। स्टार्च जो होता है ये आयोडीन के साथ, जब आप लोग इसे आयोडीन के साथ ट्रीट करवाते हैं तो ब्लू कलर देता है। कैसा कलर देता है भाई? ब्लू कलर देता है। स्टार्च को अगर आप लोग देखें तो स्टार्च जो है दैट इज रिजर्व्ड फूड ऑफ प्लांट्स, ये प्लांट्स का रिजर्व्ड फूड होता है जो 2 फॉर्म्स में पाया जाता है। जब कभी भी मोनोसेकेराइड्स स्ट्रेट चेन में हो, स्ट्रेट चेन में ऐसे हो, तो यहाँ पर जो स्टार्च बनेगा दैट इज कॉल्ड अमाइलोज। वो क्या कहलाएगा? अमाइलोज कहलाएगा। और जब कभी भी हमारे पास स्टार्च जो है उसमें मोनोसेकेराइड्स कुछ ऐसे बॉन्डेड हो, भाई ऐसे ब्रांच के साथ बॉन्डेड हो, तो यहाँ पर जो स्ट्रक्चर बनेगी दैट इज कॉल्ड, उसे हम लोग क्या कहेंगे? अमाइलोपेक्टिन। दिस इज कॉल्ड अमाइलोपेक्टिन। इसे हम लोग क्या कहेंगे? अमाइलोपेक्टिन कहेंगे। इसी के साथ अगर हम लोग देखें तो नेक्स्ट है हमारे पास सेल्यूलोज। सेल्यूलोज को अगर हम लोग देखें तो सेल्यूलोज जो होता है दैट इज अ कार्बोहाइड्रेट व्हिच इज फाउंड इनटू द सेल वॉल ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स की सेल वॉल में पाया जाता है, ठीक है। ये जो हमारे पास प्लांट्स की सेल वॉल होती है, इस सेल वॉल के अंदर क्या पाया जाता है? सेल्यूलोज। अच्छा, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो प्रीवियस टेक्स्ट बुक में है, आपके टेक्स्ट बुक में नहीं है, कि प्लांट्स की जो सेल वॉल होती है ये छोटे छोटे यूनिट्स से मिलकर बनती है, और वो छोटे छोटे यूनिट्स क्या होते हैं? वो होते हैं माइक्रो फाइब्रिल्स। उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? माइक्रोफाइब्रिल, ठीक है। और अगर आप लोग देखेंगे तो ये जो एक माइक्रोफाइब्रिल का यूनिट है, ये जो एक माइक्रोफाइब्रिल का यूनिट होता है ये तकरीबन 80 सेल्यूलोज कंबाइन होकर बनाती है, यानी कि 80 सेल्यूलोज कंबाइन टू फॉर्म 1 माइक्रोफाइब्रिल यूनिट। 80 सेल्यूलोज कंबाइन टू फॉर्म 1 माइक्रोफाइब्रिल यूनिट। एक माइक्रोफाइब्रिल यूनिट बनाने के लिए कितने सेल्यूलोज की जरूरत होती है? भाई 80 सेल्यूलोज की जरूरत होती है। इसी तरीके से अगर हम लोग बात करें ग्लाइकोजन की, अच्छा यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और सेल्यूलोज में जो आपको याद रखनी है कि दुनिया में अगर सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट आप लोग देखेंगे तो वो होता है सेल्यूलोज। ये जो हमारे पास कपड़े पहने हुए हैं
ये कपड़े भी किसके हैं? सेल्यूलोज के हैं। जिस चेयर पर आप लोग बैठे हैं अगर वो लकड़ी की है तो वो भी सेल्यूलोज है। जिस डाइस पर मैं लेक्चर दे रहा था पहले वो भी लकड़ी की है, वो भी सेल्यूलोज है। तो दुनिया में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला कार्बोहाइड्रेट कौन होता है? सेल्यूलोज होता है। ठीक है। अच्छा, सेल्यूलोज आयोडीन के साथ कोई कलर नहीं देता। इट गिव्स नो एनी कलर विद आयोडीन। यहाँ पर सर गंगाराम बैठे बोल रहे हैं बड़े बड़े अल्फाज लिखे। चले हम बड़े अल्फाज लिखते हैं। ठीक है। चले तो ये जो है हमारे पास माइक्रोफाइब्रिल यूनिट में अगर हम लोग देखें तो माइक्रोफाइब्रिल यूनिट में 80 सेल्यूलोज होते हैं। इट गिव्स नो कलर विद आयोडीन। ये सारा कुछ आपको समझ में आ गया। अब हम लोग चलते हैं ग्लाइकोजन के पास। भाई ग्लाइकोजन जी क्या होता है आपके पास, जरा हमें बताइए। ग्लाइकोजन जो होता है ये एक कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है एनिमल्स के अंदर। भाई ये एनिमल्स के अंदर पाया जाता है और ये एनिमल्स का रिजर्व्ड फूड है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एनिमल स्टार्च। प्लांट्स का रिजर्व फूड क्या था? स्टार्च था। एनिमल्स का रिजर्व फूड क्या होता है? ग्लाइकोजन। दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एनिमल स्टार्च। ये क्या कहलाता है? एनिमल स्टार्च कहलाता है। ठीक है। अगर हम लोग एनिमल स्टार्च के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये मसल्स और लिवर में सबसे ज्यादा पाया जाता है। मसल्स और लिवर में सबसे ज्यादा पाया जाता है। अगर इसके कलर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आयोडीन के साथ, भाई आयोडीन वाला नमक खाया करें। दूसरा नमक खाएंगे तो गोइटर हो जाएगी, गला बढ़ जाएगा। ठीक है। तो ये जो आयोडीन होता है इस आयोडीन के साथ ये रेड कलर देता है। ठीक है। लाल लाल सा दिखता है आयोडीन के साथ। और इसी तरीके से काइटिन ये भी एक कार्बोहाइड्रेट होता है जो कहां पर पाया जाता है? भाई ये तो सेल वॉल ऑफ फंगस में पाया जाता है। सेल वॉल ऑफ फंगस में पाया जाता है। और इसी तरीके से काफी सारे जो इंसेक्ट्स होते हैं उनका जो एक्सोस्केलेटन होता है ये एक्सोस्केलेटन भी किसका बना होता है? दैट इज आल्सो मेड ऑफ काइटिन। थैंक यू सो मच।